हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान को ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 6। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर 6 पीजेंट्स, वर्किंग क्लास एंड लेफ्ट मूवमेंट इन 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी में। ठीक है, 20th सेंचुरी में, यानी 1901 से लेकर, ठीक है, 1901 से लेकर 1999 तक, या यूं कह ले कि आजादी तक। ठीक है, इसको बोलते हैं 20वीं सदी का जमाना। ठीक है, 20th सेंचुरी इसी को बोलते हैं, इसी टाइमलाइन को 20th सेंचुरी कहा जाता है। तो इस टाइमलाइन में पीजेंट्स, वर्किंग क्लास और लेफ्ट मूवमेंट का क्या रोल रहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट में, यानी कि जैसे कि एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट, ये 1905 में शुरू हुआ था। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, इन सारे मूवमेंट्स में पीजेंट्स का, वर्किंग क्लास का और लेफ्ट मूवमेंट, लेफ्ट जो पार्टी थी, लेफ्ट विंग जो थी, उसका क्या रोल रहा था। ठीक है, बेसिकली हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये तो चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 काफी लंबा है, इसलिए इसके बहुत सारे वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो इन सारे वीडियोस को आप पहले देख सके, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मैं जब भी इस चैप्टर का कोई भी या हिस्ट्री का कोई भी वीडियो किसी भी चैप्टर का हो, वो जब मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हिस्ट्री का चैप्टर 6 हो गया। हिस्ट्री का चैप्टर 7 और 8 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। उसकी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, या मैं दोनों चैप्टर्स का प्लेलिस्ट का लिंक डायरेक्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर 6। देखिए, चैप्टर 6 में बेसिकली हम लोग 20th सेंचुरी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट में पीजेंट्स का और वर्किंग क्लास का क्या रोल रहा था उसको समझेंगे। ठीक है, देखिए, अंग्रेजों का जो शासन था वो शुरू हो गया था 1757 से। ठीक है, 1757 में क्या हुआ था? 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेजों का यहाँ पर पूरी तरह से राज हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, भारत में। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से लेकर, ठीक है, 1857 का जब तक रिवॉल्ट नहीं हुआ, ठीक है, इन 100 सालों में, 1857 में तो रिवॉल्ट हुआ था, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 हम लोग जानते हैं, और 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो इन 100 सालों में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर और वर्किंग क्लास पीपल के ऊपर, बेसिकली जब अंग्रेजों का यहाँ पर राज था, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो जो गांव के जो इलाके थे वहां पर ज्यादातर लोग खेती बाड़ी किया करते थे, और जो शहर के जो लोग थे वहां पर, शहर में जितनी भी आबादी थी वहां पर ज्यादातर आबादी वर्किंग क्लास पीपल थी। ठीक है, और बहुत ज्यादा मिडिल क्लास भी थी। खैर, फिलहाल हम लोग यहाँ पे वर्किंग क्लास पीपल का ही बात करेंगे जो शहरी इलाकों में रहती थी। तो 1757 से लेकर 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आपने बहुत सारे सेटलमेंट का आपने नाम सुना होगा, परमानेंट सेटलमेंट, रोतवारी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट, ठीक है, और भी दूसरे तरह के जितने भी लगान लागू किए जाते थे, वो ज्यादातर लगान किसानों के लिए थे। जितने भी अभी मैंने यहाँ पे नाम गिनवाए, परमानेंट, रोतवारी और महलवारी। ठीक है, और बहुत सारे टैक्स के जो कानून था वो वर्किंग क्लास पीपल के ऊपर भी था। ठीक है, अब किसान लगान किसको देंगे? जमींदार को, और जमींदार किसको देगा? अंग्रेज को। तो अंग्रेज चाहते थे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लगान मिलता है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा किसानों पर जोर दिया करते थे। खैर, तो इन 100 सालों में बहुत सारे लगान के कानून पास किए गए थे। ये कानून किसानों की हालत को बद से बदतर किए जा रहे थे। तो उस वक्त किसान का आवाज थोड़ा सा बुलंद किया जाता था, ठीक है, ऊंचा किया जाता था, यानी ये जो ज्यादती हो रही है अंग्रेजों की किसानों के ऊपर और वर्किंग क्लास पीपल के ऊपर, तो इनके खिलाफ आवाज तो उठती थी। लेकिन जितने भी प्रोटेस्ट उस वक्त होते थे, कब की मैं बात कर रहा हूं, देखिए टाइमलाइन आप लोग याद रखिएगा हमेशा जबकि मैं बात करूंगा, 1757 से लेकर 1857 की अभी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इस टाइम में जितना भी मूवमेंट या प्रोटेस्ट होता था उसको एक सिंगल लीडर ही लीड करता था। ठीक है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त नहीं हुआ करती थी। ठीक है, अभी मैं आपको फिलहाल बैकग्राउंड पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अभी मैं चैप्टर में आया हूं, लेकिन अभी मैंने कुछ ऐसा शुरू नहीं किया, अभी मैं सिर्फ आपको बैकग्राउंड समझा रहा हूं। ठीक है, कि बैकग्राउंड में क्या हुआ था। तो 1757 से लेकर 1857 के बीच में जितनी भी प्रोटेस्ट होती थी उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, सिर्फ एक लीडर उसको लीड करता था। ठीक है, हालांकि कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा बंगा भाषा प्रकाशिका सभा। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन ये क्या करती थी, ये सारी की सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ जमींदारों, अमीर लोग, मिडिल क्लास, या यूं कहने की पढ़े लिखे लोगों की को सपोर्ट करता था। ठीक है, ये किसान या मजदूर तबका के लिए इनके दिल में कोई भी हमदर्दी नहीं थी। ठीक है,
तो ऐसा कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो किसानों के हक की बात करे, जो वर्किंग क्लास पीपल के हक की बात करे। इस तरह का कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ठीक है। जितना भी सारा का सारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था वो जमींदार, साहूकार, ठीक है, अंग्रेज, पढ़े लिखे या मिडिल क्लास लोगों की ही बात किया करते थे। किसानों और मजदूरों के साथ कोई भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद शुरू हुआ, अब जब हद से ज्यादा आगे बढ़ गया तब क्या हुआ देखिए, 1885 की मैं बात करूं, अब शुरू हो गया देखिए 1857 का टाइम खत्म, ठीक है। अब होता है क्या, अब 1858 का दौर आप लोग याद कीजिए क्या हुआ था 1858 में। 1858 में क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में राज कर रही थी, वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो शुरुआत में आई थी 1600 में, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं, ठीक है। वो एक तरह का ट्रेडिंग कंपनी था जो ब्रिटिश से भारत में आया था। अब 1858 में जब ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म हो गया तो क्या हुआ कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था इंग्लैंड में, ठीक है, यूके में, तो उसने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा पावर छीनकर सारा पावर अपने हाथ में ले लिया। पूरा का पूरा पॉलिटिकल पावर, रेवेन्यू पावर, सारा का सारा अपने हाथ में ब्रिटिश ने ले लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से हटा दिया था। अब 1858 में और भी बहुत सारे टैक्स के कानून लागू हुए, ठीक है। तो अब आया दौर 1885 का। अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बताया था ना कि किसानों और मजदूरों के लिए कोई बात नहीं हो रहा था, तो बहुत ज्यादा जब पानी सर से ऊपर हो गया, ठीक है, बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो 1885 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जो आज भी है, उसका नाम है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कब बनी, 1885 में, ठीक है। इसको बनाने वाले का नाम था A.O. ह्यूम, एलियन ऑक्टेविन ह्यूम ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो नेशन वाइज, मतलब नेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, ठीक है, एलियन ऑक्टेविन ह्यूम में। क्योंकि उससे पहले जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, वो नेशनल लेवल पर काम नहीं करती थी। यानी ऐसा नहीं है कि वो नेशनल लेवल पर किसानों की भी बात कर रही है, मजदूरों की भी बात कर रही है, और बेसिकली वो सबकी इंडियंस की बात कर रही है। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त तक नहीं था, इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई। उससे पहले जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी वो बेसिकली लोकल इश्यूज को सपोर्ट करते थे, ठीक है। जैसे कि लोकल इश्यू, छोटा मोटा ही कोई अगर झगड़ा हो गया या छोटा मोटा जो प्रॉब्लम हो गया उसको सिर्फ सॉल्व करता था। नेशन वाइज में कोई भी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त नहीं था, ठीक है। तो एलियन ऑक्टेविन ह्यूम जो कि एक अंग्रेज थे, ठीक है, उन्होंने 1885 में कुछ पढ़े लिखे लोगों को लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई बॉम्बे में, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अच्छा, उस वक्त भारत के जो वाइसरॉय थे, ठीक है, वाइसरॉय, गवर्नर नहीं, ठीक है, वाइसरॉय थे, उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। 1885 की मैं बात कर रहा हूं। लॉर्ड डफरिन ने ही ये आइडिया दिया था कि आप लोगों को एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो नेशन वाइज में, ठीक है, नेशन वाइज में इंडियंस का सपोर्ट करे। इसका आइडिया लॉर्ड डफरिन ने ही दिया था और बनाने वाले भी एक अंग्रेजी थे, ठीक है। लॉर्ड डफरिन को इन सब का आइडियाज भी था, ठीक है, कि क्या हो रहा है भारत में, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई जा रही है जो इंडियंस का सपोर्ट करेंगे नेशन वाइज में, ठीक है। तो 1885 में बन गई इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैंने पहले ही बताया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं थी जो किसानों और मजदूरों के हक की बात कर रही थी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी यही हाल था। शुरुआती दिनों की मैं बात कर रहा हूं। शुरुआती दिनों में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो वो शुरू से किसानों या मजदूरों की हक की बात नहीं कर रही थी। शुरुआत में ये भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही थी, पढ़े लिखे लोगों और जमींदारों, साहूकारों, ठीक है, अंग्रेजों, इन्हीं सबकी सपोर्ट में लगी हुई थी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सही हमको देखने को मिलता है कि वो किसानों को सपोर्ट कर रही है, वो पहली बार हमको देखने को मिलता है चंपारण सत्याग्रह में 1916 में, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि गांधी जी के आने के बाद ही इंडियन नेशनल कांग्रेस किसानों की हक की बात करने लगा। गांधी जी शुरू से भारत में नहीं थे, ठीक है, वो उनकी पैदाइश भारत में हुई थी, लेकिन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी और अपने काम पे जब वो लग गई, उस वक्त गांधी जी, हम लोग जानते हैं ना, 1915 से पहले गांधी जी कहाँ थे, साउथ अफ्रीका में थे, नेल्सन मंडेला साहब के साथ। तो 1915 में गांधी जी यहाँ आए और 1916 में हुआ चंपारण सत्याग्रह, बिहार का चंपारण में, ठीक है।
ये जो चंपारण सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह है, इसको हम लोग अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पे सिर्फ इसका नाम जानकर रखें। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू में किसानों और मजदूरों के हक की बात नहीं कर रही थी। ठीक है, तो उसने हक की बात करना कब शुरू किया? चंपारण से। चंपारण सत्याग्रह जब 1916 में हुआ तब से। ठीक है, तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। अब क्या हुआ कि शुरुआती दिनों में तो वो किसानों और मजदूरों की बात नहीं कर रही थी। तो मैंने बताया कि चंपारण में पहला बात किया, उसके बाद खेड़ा हुआ है ना, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया ये सब भारत में। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उससे पहले चलाया गया था एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल। ठीक है, तो जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल कब हो रहा था? 1905 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में। लेकिन 1905 में गांधी जी तो भारत में थे नहीं। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसीलिए पूरी तरह से किसान और मजदूर तबका को सपोर्ट नहीं किया था उस वक्त। ठीक है, और एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट में किसानों और मजदूरों का उतना कोई बड़ा हाथ भी नहीं रहा था, ना ही किसान और मजदूर को इतना बड़ा मौका दिया गया था कि वो भी इस मूवमेंट में हिस्सा लें। ठीक है, ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट कब मिला किसानों को? चंपारण में मिला, खेड़ा में मिला। ठीक है, उसके बाद बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था किसानों को। 1920 में बिहार का भागलपुर, ठीक है, और दरभंगा में भी नील का जो किसान था ना, जो चंपारण का किसान का साथ जो प्रॉब्लम था, वही किसान 1920 में, ठीक है, वही सेम प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम चंपारण का प्रॉब्लम तो गांधी जी ने सॉल्व कर दिया था 1917 में। ठीक है, 1920 में यही सेम प्रॉब्लम बिहार का भागलपुर और दरभंगा में होने लगा। स्वामी दयानंद ने उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये अपील की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वहां भागलपुर और दरभंगा के किसानों को सपोर्ट करे, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, 1920 की ये बात है। उसके बाद हुआ केरला का, ये देखिए ये इंडिया का सॉदर्न पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर है केरला, और यहाँ पर एक लड़ाई हुई थी जिसका नाम है मोपला रिबिलियन। मोपला रिबिलियन नाम अपने जरूर, या मोपला रिवॉल्ट कह ले। ठीक है, मोपला रिवॉल्ट यह हुआ था 1921 में। ठीक है, केरला का पास। अब ये मोपला रिबिलियन जब 1921 में हुआ तो यहाँ पर जो किसान तबका था वो मुसलमान था। ठीक है, वो अंग्रेजों ने उस वक्त लगभग, जब मोपला रिवॉल्ट हुआ, लड़ाई हुआ, तो उस वक्त लगभग 10,000 मुस्लिम किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ठीक है, 1921 में। यहां पर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस उस वक्त क्या चला रही थी? हम लोग जानते हैं 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है, लेकिन मोपला रिबिलियन में उन्होंने कुछ नहीं किया था। ठीक है, और 1920 में जो भागलपुर और दरभंगा में जो किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही थी, उसमें भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1920 में बिजी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, एनसीएम में, है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वो बिजी थी। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म कब हुआ, इस चीज को समझिए। देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ था 1922 में। क्यों खत्म हुआ था पता है? क्योंकि 1922 में गोरखपुर में एक जगह है चौरा चौरी, वहां पे चौरा चौरी का मूवमेंट हो गया था, है ना। चौरा चौरी इंसिडेंट हो गया था, जिसमें बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने, मतलब जो भारतीय थे, उन्होंने क्या किया था, पुलिस थाने को आग लगा दिया था और बहुत सारे अंग्रेज सिपाही मारे गए थे। तो इतना ज्यादा वायलेंस देखकर गांधी जी ने बंद कर दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही कुछ लोग ऐसे थे जिनका ये मानना था कि जो नॉन कॉपरेशन, जो चौरी चौरा का जो मूवमेंट हुआ, जो वायलेंस हुआ वहां पर, ठीक है, हिंसा हुई, वो बिल्कुल सही थी। अंग्रेजों को सबक मिलना ही चाहिए था। हालांकि गांधी जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। गांधी जी का तो मानना था वो नॉन वायलेंट रहेंगे, लेकिन इंडियन, और गांधी जी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही हिस्सा है, ठीक है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही कुछ लोगों को ये लगता था कि नहीं, जो हुआ सही हुआ, चौरी चौरा का मूवमेंट होना ही चाहिए था, अंग्रेज सिपाही को उनका सबक मिलना चाहिए था जो उन्होंने किया। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से कुछ लोग अलग होकर एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये बनी थी 26 दिसंबर 1925 को। ठीक है, अब इसी पार्टी ने, ठीक है, इसी पार्टी ने, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो लोग ये मानते थे कि जो चौरी चौरा मूवमेंट में हुआ और जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हुआ, वो बिल्कुल सही था, ठीक था। ठीक है,
तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही कुछ लोग अलग होकर बना लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 26 दिसंबर 1925 को। ठीक है, अब यही जो कुछ लोग थे, ये लोग आगे चलकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से सपोर्ट करती है किसको? किसानों को और मजदूर तबका को। ठीक है, तो यहीं से हमारा शुरू, ये बैकग्राउंड अभी तक मैंने आपको समझाया इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, ये जो बैकग्राउंड है ये इस पूरे चैप्टर का बैकग्राउंड था। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट में किसानों का क्या रोल था। तो आई होप अभी तक मैंने आपको जितना भी 6 चैप्टर का जितना भी अभी तक मैंने आपको बैकग्राउंड समझाया है, ठीक है, कि किस तरह से कोई भी पहले पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी किसानों और मजदूरों के हक की बात करने के लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी तो वो भी किसानों और मजदूर के शुरुआती दिनों में, ठीक है, शुरुआती दिनों में मजदूरों और किसानों के हक की बात नहीं करती थी, जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ठीक है, उनके हक की बात नहीं करती थी। बाद में करने लगी। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब शुरू हुआ 1920 में, तो उस वक्त किसानों को पूरी तरह से साइड कर दिया गया था। ठीक है, और ये जो अभी हम लोग मूवमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 1905 में जो हुआ था एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट, बहुत बड़ा इतिहास है ये। ठीक है, तो इसमें भी किसानों और मजदूरों को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया था, इग्नोर कर दिया गया था। किसानों और मजदूरों का मामला को इस मूवमेंट से पूरी तरह से अलग कर दिया गया था। कैसे हुआ था, क्या हुआ था, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने जितना ही बैकग्राउंड पढ़ाया है, समझाया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अभी तक का। ठीक है, कैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी, कांग्रेस से अलग होकर कुछ लोगों ने बनाई। 26 दिसंबर 1925 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी, और इसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बनाने वाले कुछ लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसने किसानों और मजदूरों के हक की बातें की। ठीक है, तो देखिए, एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट हम लोग सब जानते हैं ना, कब हुआ था? 1905 में। और इसके बारे में मैंने चैप्टर 7 में आपको बहुत कुछ पढ़ाया भी है। ठीक है, फिर से मैं पढ़ाऊंगा। देखिए, उस वक्त ये बंगाल है। ठीक है, आज का अगर हम लोग बंगाल का बात करें तो ये आज का बंगाल है। ठीक है, इतना है सिर्फ आज का बंगाल। अब पहले का बंगाल इतना ज्यादा बड़ा था। आज के हिसाब से अगर हम लोग समझने जाए तो ये देखिए, ये आज का बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, आज का बांग्लादेश, आज का असम, बिहार और उड़ीसा, इन सबको मिलाकर उस वक्त का कहलाता था बंगाल प्रोविंस। ठीक है, आज हम लोग वेस्ट बंगाल स्टेट है एक, लेकिन उस वक्त बंगाल प्रोविंस कहा जाता था इन सबको मिलाकर। ठीक है, अंग्रेजों ने बंगाल का जो डिवीजन करना था उनको, ठीक है, उसका उन्होंने राय, ठीक है, उन्होंने 1903 में ही रख दिया था, 1903 में। ठीक है, कि बंगाल को डिवीजन किया जाएगा। ठीक है, लेकिन लोगों को कब पता चला? 1905 का जुलाई का महीना में, जुलाई 1905 में लोगों को भी ये पता चल गया कि बंगाल का डिवीजन होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे अखबारों में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे, ठीक है, या जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग थे, या जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो बहुत सारे अखबारों में, ठीक है, उस वक्त एक पेपर आता था संजीवनी, हफ्तावारी पेपर था ये। ठीक है, हफ्ते में आता था ये पेपर। उस पेपर में बहुत कुछ लिखा हुआ रहता था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब होना है, और पार्टीशन ऑफ बंगाल को हमको रोकना चाहिए। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल इंडियंस के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो बंगाल का जो पार्टीशन था वो जुलाई, मतलब 1903 में पहले ये राय रखा गया कि हाँ, हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल करेंगे, और जुलाई 1905 में लोगों को भी ये पता चल गया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल किया जाएगा। कब किया जाएगा? 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया जाएगा। ठीक है, ये अंग्रेजों ने बता दिया कि हम लोग 16 अक्टूबर 1905 को हम लोग डिवीजन कर लेंगे, तुम लोग चाहे जो करना है कर लो। ठीक है, तो अंग्रेजों ने लोगों को क्या ये इसके बारे में बताया? अंग्रेजों का ये बोलना था इंडियंस को, ठीक है, कि जो बंगाल है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, बंगाल का जो आबादी है वो भी बहुत ज्यादा है, और बंगाल का एरिया भी बहुत ज्यादा है। हमें एडमिनिस्ट्रेट करने में, यानी इसको मैनेज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ये सारी बातें अंग्रेजों ने की थी। ठीक है, कि बंगाल बहुत ज्यादा बड़ा है, आबादी बहुत ज्यादा है, हमको इसको मैनेज करने में, एडमिनिस्ट्रेट करने में हमको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे बंगाल को, ठीक है, 2 हिस्सा में बांट देंगे। एक हो जाएगा ईस्ट बंगाल, ईस्टर्न साइड में है इसलिए ईस्ट बंगाल हो जाएगा, और एक हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्टर्न साइड में है इसलिए वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा था उस वक्त कि ईस्ट बंगाल का जो आबादी था, ईस्ट बंगाल, ठीक है, इस पर ईस्ट बंगाल का जो आबादी था वो था मुस्लिम आबादी, यानी यहाँ पर जो जितने लोग रहते थे वहां पे मेजोरिटी थी मुस्लिम की। ठीक है, यहाँ पर ज्यादातर लोग मुस्लिम रहते थे, और वेस्ट बंगाल में जो ज्यादातर आबादी थी वो थी हिंदू की। ठीक है,
अच्छा, पार्टीशन ऑफ बंगाल से पहले क्या हो रहा था कि हिंदू मुस्लिम सब लोग साथ में रहते थे, ठीक है। मुस्लिम जो लोग थे, मुस्लिम लोग, वो ज्यादातर किसान, गरीब, मजदूर, यही सब लोग थे, ठीक है। जबकि हिंदू क्या थे, जमींदार, साहूकार, ये सारे के सारे हिंदू का ये सब पोस्ट था उस वक्त, ठीक है। हिंदू ज्यादातर जमींदार हुआ करते थे, या यूं कहें कि जमींदार ज्यादातर हिंदू हुआ करते थे और मुस्लिम ज्यादातर किसान, मजदूर, यही सब हुआ करते थे, गरीब लोग हुआ करते थे। तो जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होने लगा तो मुस्लिम इसमें बहुत ज्यादा खुश हो गए, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम को ये यकीन दिलाया गया था कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाएगा, और मुस्लिम को ये लगता भी था कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाएगा हमको बंगाल का एक हिस्सा मिल जाएगा और यहाँ पर जो आबादी रहेगी ये हमारी मेजोरिटी वाली आबादी रहेगी, यानी हम मुस्लिम है तो ये जो ईस्ट बंगाल है यहाँ पर आबादी किसकी रहेगी, मुस्लिम की आबादी रहेगी, और हमारी ज्यादा आबादी रहेगी तो हमारे लिए हमारे हक की बात की जाएगी, ठीक है, हमारे फायदे की बात की जाएगी। और हिंदू इससे खुश नहीं थे, ठीक है। हिंदू को लगता था कि अगर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो हम सब बच जाएंगे, ठीक है। ये अंग्रेज डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी खेल रहा है, ये उनको पता था, और इसका पीछे असली मकसद भी वही था। अंग्रेजों का असली मकसद ही यही था कि हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करो, अगर ये साथ में रहें तो बहुत जल्दी हमको बोरिया बिस्तरा बांध के वापस से ब्रिटेन जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे, तो अगर यहाँ ज्यादा दिन तक रहना है, इन पर ज्यादा देरी तक राज करना है तो बंगाल का डिवीजन कर दो, ठीक है। तो मुस्लिम खुश थे, हिंदू खुश नहीं थे, ठीक है। खासकर जमींदार तबका तो बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो अंग्रेज पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए तैयार थे, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को डिवीजन कर दिया गया, ठीक है, भारत के बंगाल का। अब जब डिवीजन किया गया तब क्या हुआ हम सभी लोग जानते हैं। जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ या उससे पहले भी ये सारी चीजें हो रही थी, देश में दो तरह के मूवमेंट चलाए गए, स्वदेशी मूवमेंट और बाइकॉट मूवमेंट। स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट और बाइकॉट मूवमेंट देश में चलाए जाते हैं, ठीक है। अब ये स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट क्या होता है, देखिए स्वदेशी मूवमेंट, बाइकॉट पहले समझिए। बॉयकॉट मूवमेंट ये होता है कि अंग्रेज का बनाया हुआ, यानी ब्रिटेन से बन के जितना भी सामान आ रहा है, ठीक है, इंडिया में, और लोग उसको खरीद रहे हैं, अब लोग उसको खरीदना बंद कर देंगे, चाहे वो कपड़ा हो, किताब हो, कॉपी हो, कलम हो, या रोजमर्रा की इस्तेमाल की जाने वाली जितनी भी चीजें हैं उनका बॉयकॉट करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, ठीक है। अब स्वदेशी मूवमेंट क्या होता है, स्वदेशी मूवमेंट, अब देखिए, अब जब सारी चीजों को हम लोग बॉयकॉट कर देंगे, छोड़ देंगे, खरीदना बंद कर देंगे, तो हमें इस्तेमाल के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो कुछ ना कुछ जो चाहिए उसको बनाएगा कौन, फैक्ट्रीज में बनेंगे, ठीक है। और फैक्ट्रीज का ओनर कौन रहेगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, कोई बहुत अमीर आदमी। तो खैर, स्वदेशी मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम सारी चीजों को छोड़ देंगे इस्तेमाल करना अंग्रेजों का बनाया हुआ, तो हमें कुछ ना कुछ तो यूज करना पड़ेगा। तो वो क्या यूज होगा, इंडिया में बना हुआ सामान या लोकल एरिया में बना हुआ जो सामान होगा हम लोग उसको यूज करेंगे, ठीक है। दूसरों की चीजों को छोड़कर हम लोग खुद का बनाया हुआ चीजों को इस्तेमाल करेंगे, उसको बोला जाता है स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। इतना आया समझ में। अब जब बंगाल का डिवीजन हुआ, ठीक है, और देश में बाइकॉट और स्वदेशी मूवमेंट चलाए जाते हैं, अब इसमें किसानों का क्या रोल रहा, देखिए, स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट जो था, ठीक है, आप चीजों को बाइकॉट कर रहे हैं, ठीक है भाई, अंग्रेजों का बनाया हुआ सामान को हम लोग यूज नहीं करेंगे। स्वदेशी मूवमेंट जो चल रहा है, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि जो लोकल एरिया में या इंडिया में जो चीजें हिंदुस्तानी बना रहे हैं उनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन किसान एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं था। बेसिकली वो इस मूवमेंट में था ही नहीं। क्यों नहीं था, क्योंकि एक इंसान का इंटरेस्ट उसमें तब जुड़ता है जब उसका इंटरेस्ट का बात किया जाए। आप देश में बॉयकॉट मूवमेंट चला रहे हो, स्वदेशी मूवमेंट चला रहे हो, लेकिन क्या आपने इस मूवमेंट के दौरान किसानों के हक की बात की, क्या आपने ये कहा कि किसान भी आज से लगान नहीं देंगे, ये कहा आपने, नहीं कहा था। एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट में, अब जैसे हम लोगों ने चैप्टर 7 में एक वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि स्टूडेंट के लिए कुछ किया गया था। क्या किया गया था, अंग्रेजों ने कार्लाइल सर्कुलर बनाया, तो एक इंडियंस ने क्या बना दिया, एंटी सर्कुलर सोसाइटी, उसके खिलाफ, ठीक है। यानी यहाँ पर स्टूडेंट का इंटरेस्ट इससे जुड़ा हुआ था, इसीलिए स्टूडेंट इस मूवमेंट में हिस्सा लिया था, ठीक है। 1905 का ही मैं बात कर रहा हूँ, एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट का ही मैं बात कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट इससे जुड़ा था, इसीलिए स्टूडेंट ने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया था बढ़ चढ़कर, ठीक है। लेकिन किसानों का तो हक का आपने कोई भी बात नहीं किया। आपने ये तो नहीं कहा कि किसान
इस मूवमेंट के दौरान आपने ये तो नहीं कहा कि किसान जो लगान दे रहे हैं जमींदार को, और जमींदार किसको दे रहा है? अंग्रेज को, तो किसान भी ऐसे लगान नहीं देंगे। ये जो कुछ भी उगाएंगे अपनी जमीन पर इन्हीं का होगा, जमीन के मालिक यही रहेंगे, ठीक है। इन्हें कभी भी जमीन से एविक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, इन्हें निकाला नहीं जाएगा। ये सारी की सारी बातें एंटी पार्टीशन और बंगाल मूवमेंट में नहीं की गई थी, और ना ही किसानों के लिए कोई खास स्कीम लगाया गया था, कोई खास मूवमेंट चलाया गया था, किसानों के लिए हक की बात की गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो किसान का इंटरेस्ट ही जब इससे नहीं जुड़ा हुआ रहेगा तो किसान कैसे इस मूवमेंट का हिस्सा बनेगा? बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो यही बहुत बड़ी बात हो गई थी एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट के दौरान, ठीक है। अब देखिए, जो ईस्ट बंगाल है, ठीक है, ईस्ट बंगाल को आप समझिए। ईस्ट बंगाल जो था, ईस्ट बंगाल में देखिए, ईस्ट बंगाल में एक स्कूल टीचर थे, ठीक है, या स्कूल हेडमास्टर आप कह लिए, एक स्कूल हेडमास्टर थे जिनका नाम था अश्विनी कुमार दत्ता। अश्विनी कुमार दत्ता, ये बेसिकली एक स्कूल हेडमास्टर थे। इन्होंने अंग्रेजों की परेशानियों को सॉल्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था स्वदेशी बंधव समिति, ठीक है, इसका नाम आप लोग याद कर सकते हो। स्वदेशी बंधव समिति अश्विनी कुमार दत्ता ने 1906 में बनाया था, ठीक है। और इसका मकसद था कि स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ाया जाए और जो बॉयकॉट मूवमेंट है उसको भी चलाया जाए, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ किसानों का मसला को भी सॉल्व किया जाए इसके रहते इसी के साथ, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, स्वदेशी बंधव समिति के जरिए अंग्रेजों के मसले को भी सॉल्व किया जाए। तो अश्विनी कुमार दत्ता की इन्हीं सारी कोशिशों की वजह से किसान इनडायरेक्टली इस मूवमेंट का हिस्सा बन गए, ठीक है। लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि एक पार्टी का लीडर आपको सपोर्ट करे और कोई और सपोर्ट करे, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है। और वो क्या रहा था कि ईस्ट बंगाल में मैंने पहले ही बताया था कि क्या बोलते उसको, कि यहाँ पर आबादी किसकी थी? मुस्लिम आबादी थी ईस्ट बंगाल में, मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है। तो ईस्ट बंगाल में मुस्लिम आबादी थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ के मुसलमानों को दो हिस्सों में बांट दिया था, ठीक है। यहाँ के मुसलमान बट गए थे दो हिस्सा में। एक जो ग्रुप था वो था नवाब सलीमुल्लाह का, और एक ग्रुप था नवाब खानदान का, ठीक है। एक ग्रुप था नवाब सलीमुल्लाह का और एक ग्रुप था नवाब खानदान का। अब नवाब सलीमुल्लाह जो थे वो उनके जो सपोर्ट में जितने भी मुस्लिम्स थे वो बहुत ज्यादा खुश थे। क्यों खुश थे पता है? क्योंकि अंग्रेजों ने, अब उस वक्त जब 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था, तो उस वक्त भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन, जानते हैं हम लोग। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का आइडिया किसने दिया? लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन उस वक्त का वाइसरॉय था भारत का, ठीक है। तो नवाब सलीमुल्लाह को लॉर्ड कर्जन ने ये सपना दिखाया था कि आप हमें सपोर्ट कीजिए इस पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट में। क्या कीजिए? आप हमें सपोर्ट कीजिए कि हाँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल होना चाहिए। बंगाल काफी बड़ा है, इसको मैनेज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है अंग्रेजों को, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? नवाब सलीमुल्लाह। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने इसे लालच दिया था। क्या लालच दिया था? कि आप हमारा साथ दीजिए, पार्टीशन को बंगाल को हम लोग डिवाइड करेंगे और एक आपका अलग स्टेट हो जाएगा, मुस्लिम स्टेट, जहां पर सिर्फ मुस्लिम्स की बात की जाएगी, ठीक है। ये बनेगा, ईस्ट बंगाल बनेगा और वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स की बात की जाएगी। जबकि नवाब खानदान का जो जितने भी सपोर्टर थे, ठीक है, नवाब खानदान का जितने भी सपोर्टर थे वो सारे के सारे अंग्रेजों की चाल को समझ रहे थे कि हाँ, ये क्या करना चाहते हैं, ठीक है, ये हमें डिवाइड करना चाहते हैं, आपस में बांटना चाहते हैं ताकि ये लंबे समय तक यहाँ पर राज कर सके, ठीक है। तो किसानों और मजदूर तबका के हक की कोई भी बात इसमें नहीं की गई थी, इसीलिए किसान इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, बेसिकली बाहरी थे इस मूवमेंट से, ठीक है। अब 1907 में क्या हुआ, ठीक है, 1907 में देखिए, अब जैसे ये मूवमेंट चल ही रहा है, ठीक है, मूवमेंट तो चल ही रहा है। अब मूवमेंट चल रहा है तो इसमें किसानों और मजदूरों की कोई खास बात नहीं की जा रही है, बस देश में प्रोटेस्ट चल रहा है, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट चलाया जा रहा है। स्टूडेंट के लिए कार्लाइल सर्कुलर और उसको हटाने के लिए एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनाई गई थी। इन सब के बारे में मैंने चैप्टर 7 में पढ़ाया था। खैर, तो ये सब तो चल रहा है। अब किसानों और मजदूरों की कोई बात नहीं की जा रही है, हक की कोई भी बात नहीं की जा रही है कि हाँ, इनको भी लगान नहीं देना चाहिए, ठीक है, इन्हें हम सपोर्ट करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किसानों को सपोर्ट ही नहीं किया था, ठीक है, इस एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट में।
तो 1907 में क्या हुआ था, देखिए बंगाल के दीवानगंज, ठीक है, और मेमन सिंह वाले एरिया में, ठीक है, जमालपुर, दीवानगंज और मेमन सिंह, ठीक है, ये सारा का सारा बंगाल का जगह है, ठीक है, जमालपुर, दीवानगंज और मेमन सिंह, इन सारे जगहों पर क्या हो रहा था कि अंग्रेज किसानों पर दबाव डाल रहे थे कि आप महंगी चीजें खरीदो, ठीक है, तुम महंगी चीजें खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, लेकिन किसानों के पास पैसा कहाँ है, क्योंकि अंग्रेजी जो सामान, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि किसान को सपोर्ट नहीं कर रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसान को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो किसान को जब सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम किसान पर दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि किसान इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो अंग्रेज को लगता था कि किसानों के ऊपर जोर डालो कि बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा है, हमारा सामान नहीं सेल हो रहा है, तो किसानों के जरिए इस सामान को सेल करवाओ, किसानों के ऊपर दबाव डालो। तो दीवानगंज, जमालपुर और मेमन सिंह में 1907 में बहुत ज्यादा दबाव डाला जाने लगा कि तुम लोग ब्रिटिश का बनाया हुआ सामानों को खरीदो, लेकिन वहां के किसान गरीब, अंग्रेजी सामान को कैसे खरीदेंगे, उनके पास तो खाने तक का पैसा नहीं होता था, और कभी कभी जब बारिश नहीं हुई, खेती अच्छी नहीं हुई, तो उनको लगान देने का ही पैसा नहीं होता था। अब लगान तो देना है, हर हाल में देना है, अब लगान देने का पैसा ही नहीं है, तो क्या करेगा किसान, कर्ज लेगा, और जब कर्ज लेगा तो साहूकार का दबाव तले दब जाएगा, और साहूकार क्या करेंगे कि कर्ज तुम नहीं दे पाया तो अपना जमीन हमको दे दो। कर्जा अगर नहीं चुका पाया साहूकार का, यानी जो सूद पर जो पैसा देता है, ठीक है, सूदखोर लोग का, तो उनका अगर पैसा वो नहीं दे पाया किसान, तो बदले में क्या होगा, उनकी जमीन जब्त हो जाएगी, और अगर जमीन जब्त हो जाएगी तो किसान आत्महत्या पर उतर जाएंगे, ठीक है। तो यही सारी बातें थी। किसान बेसिकली इस मूवमेंट का हिस्सा था ही नहीं, क्योंकि किसान के इंटरेस्ट की कोई भी बात नहीं की जा रही थी इस मूवमेंट में। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये था एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल में किसानों का क्या रोल था, ये बात मैंने आपको समझाई, ठीक है। इसके अगली वीडियो में हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किसानों का क्या रोल था, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और बरदौली सत्याग्रह, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो एक था यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा, अवध किसान सभा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किसानों का क्या रोल था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और चैप्टर 6 के और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।